हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स के विचार को समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी, और पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो उद्देश्य होता है वो एक ऐसे राजनीतिक व्यवस्था की खोज करना होता है जिसमें मानव के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का जीवन अच्छा हो, इस उद्देश्य से कुछ राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक व्यवस्था की खोज करते हैं। कार्ल मार्क्स भी एक राजनीतिक दार्शनिक हैं। इन्हें समाजशास्त्र में भी पढ़ा जाता है, लिटरेचर साहित्य में भी पढ़ा जाता है, अर्थशास्त्र में भी पढ़ा जाता है। तो इन्होंने इसके पीछे की जो विचारधारा थी, पूंजीवाद था, उसकी आलोचना कई दृष्टिकोण से किया है। इसलिए इनके विचार को कई सारे विषयों में पढ़ा जाता है। तो मार्क्स भी एक राजनीतिक दार्शनिक हैं जो एक राजनीतिक व्यवस्था की खोज करते हैं और कहते हैं कि इसमें सभी को एक अच्छा बेहतर जीवन मिल सकता है। ऐसा ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके पीछे का जो विचार है, जो उदारवाद इसके पीछे का एक विचार है, उसमें पूंजीवाद को बढ़ावा मिला और पूंजीवाद से जो गरीब थे, मजदूर थे, उनका शोषण होने लगा और समाज में बहुत ही असमानता फैल गई। एक जो पूंजीपति होता था उसका जीवन तो बहुत बेहतर था, लेकिन जो गरीब थे, मजदूर थे, उनका जीवन पशुओं के तुल्य हो गया था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि हम क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक को बहुत अच्छी सुविधा मिले और दूसरा गंदगी भरी जीवन जिए। कार्ल मार्क्स ने उन गरीब मजदूरों की स्थिति को देखा और उसको जांच करके उनकी भी स्थिति को सुधार करने के लिए अपना एक नया विचार दिया, जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी विचार को समझेंगे। हम आज कार्ल मार्क्स के किसी विशेष जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, उस विशेष सिद्धांत को हम डिस्कस नहीं करेंगे, सभी सिद्धांतों के बेस का काम करेंगे। हम सभी सिद्धांतों का एक समराइज तरीके से ओवरव्यू आपको इस वीडियो में दे देंगे। इसके बाद जो हमारा क्लास होगी उसमें हम एक एक सिद्धांत को डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ही अच्छे से बन जाए। ठीक है, और ये जो हम बेस बना रहे हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर बेस अच्छा हो जाएगा तो आने वाले जो सिद्धांत होंगे उनको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसी को देखना प्रारंभ करते हैं। कार्ल मार्क्स जब 14 वर्ष की आयु में थे तब उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा और उस लेटर में कहा, क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति को व्यवसाय का चुनाव मानवता को केंद्र में रखकर करनी चाहिए, यानी कि सबका जीवन अच्छा हो। ये बात मार्क्स अपने इस लेटर में लिख रहे हैं। मानवता, हर एक व्यक्ति का जीवन बढ़िया हो, अच्छा हो। और जब ये लेटर लिख रहे थे, यह वही समय था जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति क्यों हो रही थी? क्योंकि नए विचार आए थे, लिबरलिज्म, उदारवाद बढ़ा था। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी तो उसमें पूंजीवाद बहुत ही चरम लेवल पर था। और उस पूंजीवाद में होता क्या था, यानी कि उस औद्योगिक क्रांति में जब शहर बन गए, उद्योग आ गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई, तो अभी तक जो खेतों में काम कर रहे थे मजदूर, अब वो शहरों में आ गए। और शहरों में आ गए तो एक और तो बहुत चकाचौंध सा शहर था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी थी, अच्छी लाइटिंग व्यवस्था थी, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर झुग्गियाँ बन रही थी, छोटी छोटी झुग्गियाँ बन रही थी, जिसमें ये जो मजदूर आते थे वो इसी झुग्गियों में रहते थे, जिनकी ज़िंदगी बेहद खराब थी। मार्क्स ने इस स्थिति को देखा। मार्क्स ने देखा कि इनके जो झुग्गी है, यहाँ न तो अच्छा पानी है, ना लाइट है, ना तो इनके बच्चों का अच्छा एजुकेशन है, ना ही इनके पास रहने के लिए कोई ऐसा अच्छा मकान है जिसमें ये बारिश हो, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आए तो अपने बचा सकें। इस तरह की स्थिति थी।
मार्क्स ने इनकी स्थिति को देखकर कहा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, मार्क्स ने कहा कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इनका सरोकार इस जिंदगी से है ही नहीं, ये तो पराभौतिक चीज़ों की बात करता है जो इन सामान्य जिंदगी से जोड़ नहीं है इसका, ये ऊपर लेवल की बातें हैं। मार्क्स ने कहा कि यदि हमें यही झेलना है, यदि हमें इस गंदगी भरी जिंदगी को ही झेलना है, झुग्गियों में ही रहना है, तो हमारे इस पढ़ाई का मतलब क्या होता है फिर? किस काम की है ये पढ़ाई? किस काम की है ये पढ़ाई जो हमारे जीवन को बेहतर ही ना बना सके? ऐसी बात मार्क्स के विचार में आई और मार्क्स ने इस व्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने विचारों की खोज करना प्रारंभ कर दिया। क्यों किया? मतलब कि क्यों करना प्रारंभ कर दिया? क्योंकि सबकी ज़िंदगी बेहतर हो, ये जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, इनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो, ऐसी बात करना प्रारंभ कर दिया और इसी की खोज वो करेंगे आगे। तो ये जो मार्क्स प्रभावित होता है हीगल के द्वंद्वात्मक जो एक पद्धति थी उससे प्रभावित होते हैं। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति, जब हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ेंगे मार्क्स का तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। हीगल और मार्क्स में अंतर ये है कि हीगल जो द्वंद्वात्मकता बताते हैं वो विचारों के लेवल पे बताते हैं कि एक विचार आता है, कोई उसका दूसरा विचार आता है, फिर दूसरा तीसरा विचार आता है, दोनों को काट करके इस तरह के एक द्वंद्व चलता है। मार्क्स उसको भौतिकवाद में जोड़कर बता देते हैं। दोनों बेसिक अंतर ये है। फायरबाग के विचार से भी मार्क्स प्रभावित होते हैं और इनके विचारों से प्रभावित होकर वो इस स्थिति की जांच करना प्रारंभ कर देते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है कि एक को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और दूसरे की स्थिति बहुत ख़राब है, ऐसा हो क्यों रहा है। तो मार्क्स इसकी जांच करते हैं। अब ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत वाला पोर्शन है। तो इसमें मार्क्स ने देखा कि ये जो मज़दूर काम करते हैं उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। कोई मज़दूर ये है तो अब ये कोई काम किया तो इसके बदले ये जो काम है, इस काम के बदले इसे पैसा मिलते हैं, ठीक है। और ये जो काम किया इस काम से ये दुनिया अच्छी हो रही है, ये जो दुनिया है ये बहुत ही बेहतर सुंदर बन रही है। लेकिन इस सुंदर दुनिया में, इस अच्छी दुनिया में इस मज़दूर की स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच करना प्रारंभ करते हैं मार्क्स। उन्होंने देखा कि किसी भी वस्तु के दो मूल्य होते हैं। एक होता है उपयोग मूल्य जिसे हम यूज वैल्यू कहते हैं और दूसरा होता है विनिमय मूल्य जिसे हम एक्सचेंज वैल्यू कह सकते हैं। तो जो उपयोग मूल्य होता है वो जितना हमें उपयोग के लिए चाहिए पैसे उतना हमें मिलता रहे तो वो हमारा उपयोग मूल्य है। भाई हमें अगर महीने में 30,000 रुपये चाहिए, ठीक है, इतने में हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है और इतना ही मुझे मिल रहा है या फिर किसी को मिल रहा है, तो हमारा ये उपयोग मूल्य होता है। दूसरा होता है विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य इसके अपोजिट में है। कैसे, देखते हैं। मजदूर किसी भी काम का खाली उपयोग मूल्य पाता है। भाई उसे मंथली जितना पेमेंट होता है वो उसका यूज़ वैल्यू होता है, जबकि जो वस्तु बनाई गई है उसका विनिमय मूल्य जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो अधिक होती है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो एक महीने में 30,000 ईंटें बनाता है और पर ईंट के हिसाब से उसे 1 रुपये मिलता है, यानी कि एक ईंट में उसे 1 रुपये मिलता है और उसने महीना में 30,000 ईंटें वो बनाता है तो उसे 30,000 रुपये मिल जाते हैं, क्योंकि उसने 30,000 ईंटें बनाई है तो महीना में उसे 30,000 रुपये मिल जाते हैं। जबकि उस ईंट का जो विनिमय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है, वो 10 रुपये है। समझ रहे हैं भाई, इस 10 रुपये जो बेच रहा है इसमें 1 रुपये इसको दे रहा है मजदूर को और 9 रुपये का डायरेक्ट प्रॉफिट जो मालिक है वो ले रहा है। इस प्रकार
मजदूर उस ईंट में केवल 30,000 रुपये पाता है जो उसका उपयोग मूल्य है, जबकि उस ईंट का विनिमय मूल्य जो होता है वो 3 लाख रुपये होता है। 3 लाख रुपये होता है। और अगर हम विनिमय मूल्य से उपयोग मूल्य को घटा दें तो जितना शोषण होता है उतना निकल आएगा। तो अगर 3 लाख में हम 30,000 रुपये निकाल दे रहे हैं, 3 लाख ये मालिक को मिला है और ये 30 लाख रुपये 30,000 रुपये ये मजदूर पाता है, तो इस प्रकार जो मालिक है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2,70,000 रुपये का। इतना प्रॉफिट ये जो मालिक है ये बैठे बैठे लिए जा रहा है, क्योंकि ईंट को बनाना, उसको कंप्लीट करना, ये काम तो मजदूर करता है। जो मालिक है वो क्या करता है? उसकी भूमि मान लो लगी है और कुछ पूंजी लगी है, तो अगर उसके भूमि और पूंजी का हिस्सा भी निकाल दो तब भी तो शोषण हो रहा है। मान लो 70,000 रुपये और निकाल दें इसमें, तब भी 2 लाख रुपये का शोषण हो रहा है। 2 लाख रुपये का शोषण हो रहा है। तो इतना शोषण जो हो रहा है, जो शोषण का पैसा है, ये पूंजीपति लिए जा रहा है और ये पैसा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाता जा रहा है और इसे खाली 30,000 रुपये देकर मजदूर को उसकी स्थिति को बेकार किए दे रहा है। मार्क्स ने कहा कि जो शोषण हो रहा है, ये जो अतिरिक्त मूल्य बच जा रहा है, इसको अगर मजदूरों में, गरीबों में बांट दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है, उनका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। यही तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। ठीक है। मार्क्स ने कहा कि अगर शोषण की मात्रा कम हो जाए और यह शोषण एकदम ना हो तो मजदूर की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। वह भी एक प्रतिष्ठित, एक गरिमा में जीवन जी पाएगा, एक पशुतुल्य फिर नहीं रह जाएगा वो। लेकिन मजदूर ऐसा कह क्यों नहीं रहा है कि हमें इसमें चाहिए, मतलब जितना शोषण हो रहा है वो पैसा मुझे चाहिए। मार्क्स कहते हैं कि मजदूर यह जानता है कि शोषण हो रहा है। भाई वो शोषण कितना हो रहा है वो इस चीज़ का आकलन ना कर पा रहा हो, लेकिन ये तो जान रहा होगा कि मेरा शोषण हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी वह विरोध नहीं कर पा रहा है। भाई कोई मजदूर है वो जानता रहता है कि हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन फिर भी वो विरोध नहीं कर पाता अपने मालिक से। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्क्स कहते हैं कि वहाँ सुरक्षित सेना है, रिजर्व आर्मी है, अर्थात बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं। भाई एक कहेगा कि हमें चाहिए पैसा, जो शोषण हमारा कर रहे हैं उसमें हमें पैसा चाहिए, तो यहाँ तो बेरोजगारों की फौज खड़ी है, ये इसको निकाल देगा। ये मालिक कहेगा तुम निकलो यहाँ से, हटो, और ये इतने लोग बेरोजगार हैं, ये पहुँच जाएंगे काम करने, तो स्थिति तो वही रहेगी। तो अब क्योंकि इसे 30,000 रुपये मिल रहा है तो ये सोच रहा है अब जो मिल रहा है उसमें हम क्यों लात मारें, जो मिल रहा है उसी में संतोष कर लें। इसलिए यह शोषण जो हो रहा है उसके विरुद्ध में विरोध नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार समाज में जितनी बेरोजगारी होगी, हमारे सोसाइटी में जितनी भी, मतलब जितनी ज़्यादा बेरोजगारी होगी उतना अधिक शोषण होगा, ये मान लीजिए। तो अगर देश में ज़्यादा बेरोजगारी है तो शोषण उतना होगा, क्योंकि बेरोजगार लोग क्या करेंगे? वो काम की तलाश में जाएंगे और जो मालिक लोग होंगे वो कम पैसे में अधिक काम कराने की कोशिश करेंगे, यही करेंगे ये। तो ये विरोध नहीं कर पाएगा, ये नहीं कह पाएगा कि हमें इसमें पैसा चाहिए। मार्क्स यह महसूस करते हैं कि भाई जो मजदूर है उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, समझ रहे हैं? उसकी स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है और उसकी स्थिति चाहे आर्थिक मंदी आ जाए या तेज़ी आ जाए, दोनों में खराब होती जाती है। भाई कोई फैक्ट्री है, उसमें आर्थिक तेज़ी आ गई, ठीक है, तो तेज़ी आ गई तो प्रोडक्ट बहुत अधिक बनाना है, वो कहेगा क्या कि भाई जल्दी जल्दी बनाइए, वो काम के घंटे बढ़ा देगा लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ाएगा, मजदूरी नहीं बढ़ाएगा, आपसे काम के घंटे बढ़ा लेगा। आर्थिक मंदी आएगी तो कहेंगे भाई अब तो आर्थिक मंदी आ गई है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो आधे लोगों की वो छटनी कर देगा, कहेंगे आप लोग जाइए, और जो बचा है उससे काम के घंटे बढ़वा देगा और काम करवाने लगेगा। तो आर्थिक मंदी आए या तेजी आए, दोनों स्थिति में
गरीब मजदूर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अब जब खराब होगी स्थिति, इस कारण जब स्थिति खराब होगी, जो झुग्गियों में रह रहे हैं लोग, उनकी गरीबी बढ़ेगी, उनका परिवार भी बढ़ेगा। वहाँ हवा पानी बिजली है नहीं, अपराध भी होगा, वहाँ नशा भी करेंगे लोग। अब जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसको कैसे दूर करेंगे वो? भाई एक तो पैसे हैं नहीं, पैसे नहीं हैं तो ठीक ढंग से उनको भोजन पानी मिल नहीं पा रहा है, उनको न तो हवा पानी मिल पा रहा है अच्छे से। इस स्थिति में उनके दिमाग में टेंशन बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, तो वो नशा करना प्रारंभ करेंगे। नशा करेंगे तो अपने बीवियों को मारेंगे भी, वहाँ एक प्रकार से फिर अपराध भी होने लगेगा। ठीक है, चोरी भी लोग करेंगे, कुछ हमारे पास है ही नहीं तो दूसरे के यहाँ से चुरा लो, ये भी करेंगे लोग। अब इनके बच्चों की एजुकेशन भी नहीं होगी, शिक्षा भी नहीं होगी। जब शिक्षा नहीं होगी, जब बच्चा इनका शिक्षा नहीं ले पाएगा तो इनकी स्थिति को कैसे सुधारेगा? आजकल तो सरकार के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, जो मिड डे मील वाला प्रोग्राम है ना। मान लो 12th तक किसी तरह बच्चे ने पढ़ लिया, जब हायर एजुकेशन की बात आती है ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाता फिर। और 12th तक पढ़ करके वो अगर, पहली बात तो वो जॉब पाएगा नहीं क्योंकि इतने ज़्यादा बेरोजगारी है, और जॉब पाएगा भी तो बहुत लिमिटेड में। वो अपने समाज, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो खाली अपना जीवन गुजार ले, बस इतना ही उसे पैसे मिलेंगे। तो इस स्थिति इतना सब ज़्यादा होगा तो मजदूरों की स्थिति जो है एक पशु के तुल्य हो जाएगी, है ना। अब कल्पना करिए कि जो झुग्गियों में रह रहे हैं लोग, उनका जीवन कैसा होगा? ऐसा ही जैसा आप अभी सुन रहे हैं, ऐसा ही है। मार्क्स ने इन मजदूरों को सर्वहारा कहा, प्रोलेटरिएट कहा। मार्क्स इसका एक विशेष नाम अपने लैंग्वेज में दे रहे हैं, उसे सर्वहारा वो कह रहे हैं, और कहते हैं कि ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसने सारी गंदगी, सारी पीड़ा को उपार्जित किया है। यह ईश्वर द्वारा अभिशप्त है, इसे ईश्वर ने शाप दिया है, इसे ईश्वर ने शाप दिया है। और मार्क्स का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों और जंजीरों के अलावा कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये जंजीरें क्या है? ये गरीबी है, ये समाज में असमानता है, धर्म है, ये जकड़न है, ये जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सब जंजीरें ही तो हैं। तो कह रहे हैं कि सब एक हो जाइए, आपको ये जो जकड़न है इसके अलावा कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। और ये जो फैक्ट्री का मालिक है, भाई जो काम करता है मजदूर वो सर्वहारा है, तो जो फैक्ट्री का मालिक है वह बुर्जुआ है। मार्क्स इसका नाम बुर्जुआ रखते हैं, बुर्जुईस है, जिसकी लाइफ जो है लग्जरी लाइफ है, वो लग्जरी लाइफ व्यतीत करता है। ठीक है, वो एक 4 व्हीलर में चलेगा, एयर कंडीशनर वाली, बहुत ही एक स्टाइलिश जीवन व्यतीत करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जितने भी आज फैक्ट्री, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखते होंगे, जितने भी अभिनेता देखते होंगे आप, तो उनकी लाइफ कैसी है? ऐसी ही है। वो जाएंगे तो बहुत महंगी महंगी कारों में चढ़कर जाते हैं। ये मार्क्स के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, यथा पे मत लीजिए। मार्क्स होते तो कहते ये पूंजीपति हैं, और जितने मार्क्सिस्ट है वो कहते ही हैं, है ना। लेकिन ये जो बुर्जुआ है, ये जो पूंजीपति हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, ये भी खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें और उत्पादन करना है, इन्हें और उत्पादन करना है, समझ रहे हैं। इनके पास जो मजदूर हैं, इनके पास क्या है? कोई बहुत अच्छा संसाधन ही नहीं है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ एकदम है। ये बुर्जुआ उनकी आर्थिक स्थिति खराब कर दिया है, तो दोनों में एक अलगाव जैसा लगने लगता है कि जीवन में हमने कुछ किया ही नहीं जैसे, समझ रहे। एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन में व्यक्ति जाने लगता है, जो मजदूर है वो भी, और जो फैक्ट्री का मालिक है वो भी एंग्जाइटी में रहता है कि हमें और उत्पादन करना है और बढ़ाना है,
और वो डिप्रेस होने लगता है। तो दोनों में अलगाव की स्थिति होने लगती है। तो ये अलगाव की स्थिति को भी हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, हमने दो थ्योरी अभी तक देख ली, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और अलगाव का सिद्धांत, एलिनेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है, मार्क्स कहते हैं ये सारे मजदूर मिलकर क्रांति क्यों नहीं कर देते, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्रांति, ये एक तो ये क्रांति क्यों नहीं कर पा, एक व्यक्ति मतलब किस मार्क्स कहते हैं कि सारे मजदूर मिलकर क्रांति क्यों नहीं कर देते कि हमें ये दो। अगर एक व्यक्ति करेगा, एक मजदूर करेगा तो उसकी सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि दूसरे लोग वहाँ जाएंगे काम करने। जहाँ सभी व्यक्ति अगर मिलकर क्रांति कर दें तो जीवन अच्छा हो जाए। लेकिन ये क्रांति हो क्यों नहीं पा रही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मार्क्स कहते हैं कि जो ये मशीन है ये बुर्जुआ और सर्वहारा में रिश्ता बनाने का काम करती है। ये जो बुर्जुआ है ये मशीन का मालिक है, इसलिए ये बुर्जुआ है, और ये मशीन जो चला रहा है ये सर्वहारा है। तो ये मशीन जो है इन दोनों में रिश्ता बना रही है। तो अब इस स्थिति में प्रॉफिट कैसे होगा भाई? ये मशीन चलती रहे, मजदूर इसमें काम करता रहे, तो इसमें प्रॉफिट बुर्जुआ को होगा। वो चाहेगा कि ये मजदूर आते रहें, काम करते रहें। तो इस स्थिति में वो क्या चाहेगा बुर्जुआ? इस कंडीशन में वो क्या करेगा? वो एक कॉलेज खोल देगा, वो एक कॉलेज खोलेगा। जितने भी कॉलेज खुले हुए हैं वो किसके कॉलेज हैं? इंग्लिश मीडियम है, ये है, फलाना है, ढिमका है, देश भर के कॉलेज आईटीआई इंजीनियरिंग खोल के बैठे हैं। वो कौन है? पूंजीपति ही तो हैं। तो ये पूंजीपति जो है वो मतलब कि मजदूरों के लिए, यानी कि मजदूर ही उसे चाहिए काम करने के लिए, तो उसके लिए वो कॉलेज खोलेगा, स्कूल खोलेगा और उसमें मजदूरों को पैदा करेगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए है, आईटीआई है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जाएंगे तो आप मशीन बनाने का काम करेंगे। ठीक है भाई, एक व्यक्ति वो है जो नहीं पढ़ा है तो वो मशीन को चला रहा है, और एक व्यक्ति क्या है? मशीन को बना रहा है, जो पढ़कर गया है। ठीक है, तो ये जो मशीन चला रहा है, ये जो बना रहा है, इसमें अंतर फिर क्या रह गया? कुछ तो नहीं, बराबर है ये। क्योंकि ये बिना पढ़ा है, नहीं पढ़ा इसलिए वो चला रहा है, और ये थोड़ा पढ़ लिया इसलिए वो बनाने का काम कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो ये जो पढ़ा लिखा पोर्शन है ये अपर हैंड का मजदूर है। मार्क्स की लैंग्वेज में, मार्क्सवाद हम पढ़ रहे हैं, आपको याद दिला दें, मार्क्स ऐसा कहते हैं। ठीक है, एमबीए है, एमबीए में भी आपको विशेष कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। आप जाकर कोई मैनेजर बनेंगे, ठीक है, फाइलिंग का काम करेंगे बस। ठीक है, अब कोई आईटीआई वाला है, अब आईटीआई वाले करते क्या है? जितने कॉलेज होते हैं, अब आईटीआई वाले करते कि आप फिटर कर लो, आप इलेक्ट्रीशियन कर लो, और फिटर इलेक्ट्रीशियन ये सब करा करके किसी कंपनी में ही भेज देंगे मजदूरी करने के लिए, है ना? तो इस कॉलेज में ये क्या सिखाया जाता है इस मजदूर के बच्चे को? क्योंकि इंजीनियरिंग, एमबीए, आईटीआई ये सब अगर कोई करता भी है तो ज़्यादातर मजदूर के जो बच्चे होते हैं, जो मिडिल या लोअर क्लास फैमिली होती है, उनके बच्चे जाते हैं, करते हैं। तो अब इनके बच्चों को सिखाया क्या जाता है? यह सिखाया जाता है कि आप थोड़ा पढ़ लिख कर अपर हैंड के मजदूर बन सकते हैं। तो रहना तो आपको गुलाम ही है ना? रहना आपको मजदूर ही है। आप अगर मशीन चला नहीं रहे तो आप बनाने का काम कर लीजिए, बस यही होता है इसमें, है ना? तो ये मजदूर बनाना स्टार्ट करते हैं ये। तो जितने कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इवन कि यहाँ तक जो कोचिंग क्लासेस भी हैं, वो भी पैसा ले लेंगी, लाख लाख रुपए लेते हैं लोग, और फिर पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, और फिर बच्चा, अब क्योंकि अगर एक कोचिंग क्लास है और उसमें 100 बच्चे हैं, सब ने 1-1 लाख रुपए दिया, कितना हो गया? ये पूंजीपति बन गया। और बच्चे क्या, कभी कभी वैकेंसी ही नहीं निकलती, कभी कभी आती है तो उसमें रिजल्ट नहीं आता अच्छे से,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। बहुत सारे लोग असफल भी होते हैं। तो आप असफल हो जाए चाहे जो हो, ये जो पूंजीपति है ये तो पैसा कमा ही रहा है। यही करते हैं कोचिंग क्लासेस वगैरह, स्कूल, ये जो कॉलेज खुले हुए, और क्या करते हैं। आजकल प्राइवेट कॉलेज बहुत खुले हुए हैं। ये क्या करते हैं, यही तो करते हैं, आपको डिग्री देने का काम करते हैं। डिग्री लेकर आप क्या करेंगे, उससे आप बहुत ज़्यादा क्या कर पाएंगे, कुछ भी तो नहीं। डिग्री जाएंगे दिखाएंगे, किसी कंपनी में मिले जॉब या ना मिले। आज तक मतलब आज ऐसा हो गया है कि आप कंपनी में भी किसी को जॉब जल्दी से नहीं मिल रहा है ना। तो ये मतलब कि मज़दूरों के बच्चों को यह ट्रेंड किया जाता है कि आप अपर हैंड की मज़दूर बन सकते हैं, और ज़िंदगी भर आप मज़दूरी करते रहेंगे, मतलब रहना आपको गुलामी है, ऐसी बात ये सिखा देते हैं बुर्जुआ लोग, है ना। अब ये बुर्जुआ किस निर्मल बाबा को प्रमोट करेगा, उसको करेगा ना जो मज़दूर के बच्चे को समझाएगा कि बेटा तुमने पिछले कर्म में, मतलब पिछले पिछले जन्म में पाप कर्म किया था, है ना। ये पुनर्जन्म, तुमने पिछले जन्म में किसी को मारा था इसलिए तुम ऐसे बने हो। इस प्रकार का धर्म जो है थोपना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो बुर्जुआ बाबा को सपोर्ट करने लगा कि बाबा आप इन बच्चों को समझाइए। तो बाबा जैसे रामदेव वो सिखाएंगे कि बेटा परंपराएं रीति रिवाज ही अच्छी होती है, और जो इसको नहीं मानता वो मतिभ्रष्ट है, पागल है, वो अच्छा नहीं है। और जो मज़दूर हैं भाई, जो मज़दूर हैं, मज़दूर आप इसलिए बने हो क्योंकि आप पिछले जन्म में पाप कर्म किया था, इसलिए बने हो मज़दूर। अब अगर तुम सेवा भाव से इस बुर्जुआ की सेवा करो, है ना, तो अगले जन्म में तुम खुद पूंजीपति बन जाओगे, या किसी पूंजीपति के घर पैदा हो जाओगे, है ना। ऐसी ऐसी बात सिखाने का काम ये बाबा लोग करते हैं। यहाँ धर्म की आलोचना मार्क्स कर रहे हैं। धर्म यही है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 15 संस्कार 25 साल तक में पूरा हो जाते हैं, और जो 16वां है वो मौत है, अंत्येष्टि संस्कार, है ना। तो जब तक बच्चा सीख सकता है तब तक धर्म उसके खोपड़ा में घुसेड़ दो, सारी गंदगी परेशानियां घुसेड़ दो, जिससे वो जा ना पाए, कहीं बंद जाए, है ना। शादी भी कर दो, है ना। उसका जो 15वें संस्कार है वो शादी है, शादी भी कर दो। तो अब क्योंकि शादी कर लिया वो, उसके बाद फिर शादी होने के बाद कितना लोग प्रोग्रेस कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इसकी स्थिति और ख़राब हो गई। ये संस्कार, है ना, ऐसा अच्छा कर्म करो नहीं तो तुम्हें पाप मिलेगा, नरक में जाओगे, ऐसी संकल्पना आने लगती है। ठीक है। इसी पे मार्क्स ने कहा कि यह धर्म एक अफीम है, धर्म अफीम है जो इस मजदूर को नशा में रखे हुए हैं, और उस नशे में वो रहकर अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। जैसे अफीम किसी के जीवन को बर्बाद कर देता है, वैसे धर्म भी है ना। ये जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, ये सब क्या है, ये एक माइंडसेट बना गया ना, किसी विशेष वर्ग को बना गया ना, उसको नियंत्रित रखने के लिए, जिससे उस पर शासन किया जा सके, उसको अपने सेवा में यूज किया जा सके, यही तो है, और क्या है। यहाँ आप अगर समाज स्ट्रेटिफिकेशन आप पढ़ेंगे समाज शास्त्र में, सब समाज के जो सबसे निचला स्तर होता है उसमें धर्म और बुरी तरह होता है। वहाँ तो धर्म देवी देवता लोगों के ऊपर चढ़कर बोलते हैं, समझिए आप, उनके ऊपर आकर बोलते हैं, और वो पूजा भी करते हैं लोग। ठीक है। तो जो इस धर्म में परेशान है, ये इस जाल में फंसा हुआ है, वो अपना प्रोग्रेस कैसे कर पाएगा, वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका माइंडसेट पूरा उसी में लगा हुआ है। वो कुछ अलग, कोई स्वतंत्र विचार सोच नहीं पाएगा, वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है। क्योंकि उसे कुछ लोगों ने, जो पूंजीपति थे, जो जमींदार टाइप के थे, वो उसे सिखा दिए हैं कि बेटा तुम्हें यही करना है, क्योंकि यही धर्म है, यही परंपरा है, और परंपरा के विरुद्ध जाओगे तो समझ लो क्या होगा। किसी समाज के परंपरा के विरुद्ध आप कोई कार्य करके देखिए, देखिए फिर क्या होता है, पूरी समाज में आपकी खैर नहीं, है ना। तो ऐसा है।
तो धर्म गरीबों के शोषण की एक माया है जो उस गरीब घर की महिला की स्थिति को और खराब कर दिया है ना। जो गरीब घर की महिलाएं होती हैं वो 7 दिन में, हफ्ते में 7 दिन होते, 7 दिन में 4-5 दिन तो मतलब 2-3 दिन तो उनका व्रत में ही चला जाता है। रविवार को व्रत, शनिवार को शनिदेव प्रसन्न होंगे, है ना। इस तरह शुक्रवार को संतोषी माता जी का व्रत रखेंगे, है ना। तो ये जो महिलाएं होती हैं ये सती बनी रहती हैं, सीता बनी रहती हैं, है ना, लक्ष्मी। तो जितनी भी सती हैं, सीता हैं, लक्ष्मी हैं, ये सब गरीब घर में, गरीब घर की महिलाएं करती हैं। अमीरों के घर ना सती पैदा होती है ना सीता, है ना। गरीबों की स्थिति ऐसी होती है। तो अब बात आती है कि भाई बुर्जुआ ने धर्म को जानबूझकर बनाया या धर्म ऐसा हो ही गया, है ना। क्या बुर्जुआ ने जानबूझकर धर्म बनाया? ऐसा भी नहीं कि धर्म गलत है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन मार्क्स के दृष्टिकोण से हम पढ़ रहे हैं तो मार्क्स के अप्रोच से ही पढ़ेंगे, उनके दृष्टि से देखेंगे धर्म को। और धर्म की जो नेगेटिव पॉइंट है वही दिखा रहे हैं ये, कि धर्म किस प्रकार गरीब मजदूर की स्थिति को और खराब कर देता है। अब जब धर्म बदला और धर्म की जगह धर्मनिरपेक्षता का जो विचार आया, वो क्यों आया? पूंजीवाद की ज़रूरत थी इसलिए आया। क्योंकि जब से ये विचार आया कि मानव ही संसाधन है, जब से ये विचार आ गया कि मानव के द्वारा हम उत्पादन कर सकते हैं, तब से सेकुलरिज्म आ गया। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम कोई किसी विशेष धर्म को नहीं मानते, सबको साथ लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सभी धर्मों के लोगों को, मजदूरों को लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना। जो पूंजीपति होते हैं यही कहते हैं कि नहीं, मैं किसी विशेष धर्म को नहीं मानता, मैं तो सेकुलर हूँ। तो जब से मानव संसाधन का विचार आया तब से धर्म गायब और धर्मनिरपेक्षता आ गई। अब ये जो मजदूर है ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर करना स्टार्ट कर देते हैं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो अब ये करते क्या है पूंजीपति, उस मजदूर को कुछ अधिकार दे देते हैं, एक संविधान भी बना देंगे, है ना। एक संविधान बना देंगे, कुछ उसमें अधिकार देंगे, और वो अधिकार मूल अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, है ना, फंडामेंटल राइट्स। और ये ऐसे अधिकार हैं जो राज्य उल्लंघित नहीं कर सकता। आप न्यायालय में जा सकते हैं, है ना, आप न्यायालय में जा सकते हैं, उस उल्लंघन को, जो वो उल्लंघन कर रहा है हमारे अधिकारों को, उसको हटवा सकते हैं ना। उस जो प्रथा उसने बनाई है, जो अधिकार बना दिया है, जो नियम बनाया है, उसके विरुद्ध में आप जाकर न्यायालय में न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बात संविधान करेगा। और ये जो मूल अधिकार होंगे ये इतने छोटे मूल अधिकार होंगे जो ये कभी नहीं कहते कि उस बुर्जुआ की संपत्ति को छीनी जाएगी। जितने भी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी हैं, ये मूल अधिकार में कोई भी अधिकार, कोई भी अनुच्छेद संविधान का नहीं कहता कि उस जो पूंजीपति हैं उनके संपत्ति को छीना जाएगा, है ना, सबको बराबर किया जाएगा, ऐसा कोई मूल अधिकार नहीं कहता। क्योंकि जो संविधान बनाने वाले थे, जिसको रूप देने वाले थे, वो भी कौन थे, है ना, वो भी उसी माइंडसेट के थे। अब इस लोकतंत्र में, इस न्यायपालिका में होता क्या है, हैं? ये न्यायपालिका करता क्या है? मान लो इस मजदूर है, इसके जो अधिकार है इसका उल्लंघन हो गया, तो ये अब न्यायालय जाएगा। एक तो इसके पास पैसे हैं नहीं, न्यायालय जाने की स्थिति इसकी नहीं है, लेकिन एक एक गुबार निकालने का एक प्रोसेस ये बना दिए हैं कि आप न्यायालय में जा सकते हैं। जबकि न्यायालय में ये नहीं जा सकता, इसके पास पैसे नहीं है, वहाँ जाएगा, खर्चा लगेगा, वकील करेगा, उसको भी पैसा देना होगा। तो ये न्याय जितना नहीं पाएगा उतनी बार वो चक्कर लगा लगा के पैसा और बर्बाद कर देगा। तो ये जो न्यायपालिका बनाया गया
जो मूलाधिकार दिया गया, जो लोकतंत्र बनाया गया, किस लिए बनाया गया? वो गरीबों मजदूरों के मन में जो गुबार भर जा रहा है क्रांति वाला, वो निकल जाए बस, इसलिए बना दे रहे हैं, है ना। वो जाएगा, केस करेगा, कोर्ट का चक्कर काटेगा, लेकिन मजदूर ही रह जाएगा, बल्कि और खराब उसकी स्थिति हो जाएगी, है ना। ये अधिकार उसके अंदर जो क्रांति वाली हवा भर जा रही है उसको निकालने का काम करते हैं बस, समझ रहे हैं। लोकतंत्र में एक नेता खड़ा हुआ और जो पूंजीपति होते हैं वो फंड दे दिए नेता को, और ये नेता लोकतंत्र में चुनाव जीता, प्रधानमंत्री बना, और सारे ठेके इस पूंजीपति को पकड़ा दिए, सारी संपत्ति बेच दिया, गरीब मजदूर कोई सुनवाई नहीं, समझ रहे हैं। लोकतंत्र में यही तो होता है। सारी चीज़ों को कौन चला रहा है? पूंजीपति ही तो है। ये सारी पुलिस है, जो जितने भी प्रशासन है, नेता है, ये सब पूंजीपतियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस किसी मजदूर को देखेगी बहुत डांटेगी, कोई पूंजीपति दिख जाएगा कहेगा हाँ इनकी सिक्योरिटी करना है भाई, सिक्योरिटी इनको देना चाहिए, ऐसी बात ये करने लगते हैं। जितने भी प्रशासन हैं सब पूंजीपतियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि बैंक है। अब बैंक करता क्या है? बैंक सारे, ये मान लो बैंक है, और ये बैंक जितने भी लोग हैं सबके पैसे को इकट्ठा कर लेता है, जितने भी लोग हैं इनके पैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ जमा करा लेता है, यहाँ करा लेता है, जमा करा कर इस पैसे को पूंजीपति को लोन दे देता है, समझ रहे हो। विजय माल्या जैसे लोगों को लोन दे देता है, और ये लोग फिर भाग भी जाते हैं कहीं, समझ रहे हैं आप। इसमें अगर ये गरीब आदमी जाए कहे हमें लोन चाहिए, इसे ये लोन नहीं देंगे, कहेंगे कुछ दिखाइए आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं। उसके पास तो पैसा ही नहीं, इसीलिए तो गया है लोन लेने। तो अब क्योंकि पैसा है नहीं, कि दिखाएगा क्या, तो इन्हें लोन नहीं मिलेगा। तो ये जो बैंक भी है, ये भी पूंजीपतियों को संरक्षण प्रदान करने का काम करती है। ये जो मजदूर हैं इनको न तो लोन मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा, ये चक्कर काटते रहें, किसी तरह इनको मिल भी गया तो अगर ये मान लो किसी कारणवश ये समय पे ना दे पाए, तो इनको ऐसे धमकाते हैं कि इन्हें कहेंगे हम तुम्हारा घर जो है कुड़क कर लेंगे, हाँ हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे, नहीं पैसा लौटाओ हमारा, इतना ज़्यादा धमकियाँ देंगे कि ये गरीब मजदूर एक तो इतना डरा हुआ होता है, और डरा डरा के इसका जीवन को और बेकार कर देते हैं, है ना। यही करते हैं ये। यहाँ तक जो गाड़ी है, ये भी तो भाई, जो सड़क बन रही है, जो गाड़ी चल रही है जिस पर, वो सड़क कहाँ बनेगी? जहाँ पूंजीपति का घर होगा, कोई गरीब मजदूर की बस्ती होगी, वहाँ कभी भी सड़क अच्छे से नहीं बनेगी, टूटी फूटी गड्ढे गुड्ढा रहेगा, कच्ची सड़कें रहेंगी, वो चलेगा वहाँ। वहीं कोई पूंजीपति है, वहाँ पक्की एकदम अच्छी रोड बनेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसको पोषित करती हैं? इस पूंजीपतियों को, इन्हीं पूंजीपतियों को पोषित करने का काम ये करती हैं, समझ रहे हैं। सॉरी। मार्क्स कहते हैं कि क्या ये सर्वहारा कभी क्रांति कर पाएंगे या नहीं? क्या ऐसा होगा कि ये लोग क्रांति कर देंगे? तो मार्क्स कहते हैं कि कोई नेता बाहर से नहीं आएगा, कोई नेता ऐसा नहीं है जो बाहर से आएगा, बल्कि इन्हीं परिस्थितियों के माध्यम से वह इसी झुग्गी में पैदा होगा, इसी झुग्गी में पैदा होगा। कैसे पैदा होगा? अब देखिए कैसे पैदा होगा। बैंक हर व्यक्ति के बचत को क्या करता है? बुर्जुआ को लोन देता है, हम देखे अभी। तब बुर्जुआ बड़े उद्योग लगाएगा। मान लीजिए पहले इतना बड़ा उद्योग था, तो इसमें ये बुर्जुआ है, ये सर्वहारा यहाँ काम करते थे। अब ये जब पैसा पाएगा लोन में बुर्जुआ, तो ये बड़े उद्योग लगाएगा, इतना बड़ा। तो जब बड़ा उद्योग लग जाएगा जिसमें लाखों लोग एक छत के नीचे काम करेंगे, ये जैसे यहाँ है, तो अब जब बड़ा बन गया तो मार्क्स ने एक और वर्ग की कल्पना की थी, मध्यम वर्ग की। मध्यम वर्ग वही है, थोड़ा पढ़ा लिखा वाला है, जो फाइलिंग करता है, IIT वाला है, MBA वाला है, वो है ना, ITI किया हुआ है,
तो ये लोग क्या करते हैं, फाइलिंग का काम करते हैं, जो इनसे संपर्क बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये पूंजीपति बैठा हुआ है, ये क्या करते हैं, इनका काम फाइलिंग करना होता है। इनके ब्लड से, और मतलब कि इनके शरीर से ब्लड चूसते हैं और ऊपर यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, यही काम इनका होता है। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो ये जो जितने ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये भी बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत लोग हो जाते हैं। तो ढेर सारे जो लोग जब हो जाते हैं ना, तो अब पूंजीपति इनसे भी मिलने में कतराने लगता है ना। जब ये जाएगा, कहेगा कि सर इसमें साइन चाहिए, ठीक है, फाइल है उसमें कुछ साइन चाहिए, ये कहेगा चलो कल आना, है ना। और कल आना, फिर अनदेखी करने लगता है इसकी, है ना। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम इनमें होने लगती है। तो अब जब प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोग हैं, तो इनका जो सर्वहाराकरण होने लगता है। ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो बीच में काम कर रहे हैं, इनका सर्वहाराकरण होगा, ये भी मजदूरों की स्थिति में आने लगते हैं, है ना। जब ये मजदूरों के समकक्ष आएंगे, ठीक है, जो मध्यम वर्ग, ये जो है, ये जो मध्यम वर्ग जब इन मजदूरों सर्वहारा के संपर्क में आएंगे, तब क्या होगा, ये बताएंगे कि हम एक ही हैं, हमारा शोषण हो रहा है, या जो बुर्जुआ है, जो मालिक है, हमारा शोषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है, जिस प्रकार की व्यवस्था ये काम कर रहे थे, इन्हें थोड़ा पता था कि ये किस हिसाब से चला रहा है। तो इन्हें पता है कि कैसे शोषण कर रहा है, तो ये बताएगा कि हमारा शोषण हो रहा है, हम लोगों का शोषण ये किया जा रहा है। और जब ये बताएगा तो ऑटोमेटिक नेता पैदा हो जाएगा वहाँ। जब नेता पैदा होगा, तब जो है क्रांति होगी, जिसे मार्क्स ने समाजवाद कहा। जब ये जो सर्वहारा वर्ग है, ये इन पूंजीपतियों को मारेगा, इनकी संपत्ति को छीन लेगा, तब समाजवाद होगा, और उसके आगे की स्थिति में साम्यवाद होगा। ठीक है, जिसमें ना तो कोई मजदूर होगा और ना ही कोई मालिक होगा, बल्कि सभी बराबर होंगे। जो जितना काम करेगा उतना उसको मिलेगा। कोई न मालिक होगा, ना कोई सर्वहारा होगा, ना कोई बुर्जुआ होगा, सब इक्वल होंगे। और सब इक्वल होंगे तो जो जितना काम करेगा उसको उतना मिलेगा इसमें। इस प्रकार की व्यवस्था की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। और ऐसा होगा, इसको सिद्ध करने के लिए वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सहारा लेते हैं। तब बताते हैं कि वो भाई प्राचीन काल का बताते हैं कि प्राचीन काल में क्या था, कि स्वामी और दास का संबंध था। फिर मध्यकाल में जमींदार और किसान का था, और आधुनिक काल में जो है वो पूंजीपति और सर्वहारा का है। तो जब ये जो दास और स्वामी का जो रिलेशन था, इसमें दासों ने प्रोटेस्ट किया, संघर्ष करके ये किसान बन गए, और यहाँ क्या कहते हैं, जमींदार आ गया है। तो अब जब जमींदार से फिर संघर्ष होता है, तो ये स्थिति आती है, ये वाली। तो मार्क्स कहते हैं ये जो सर्वहारा जब इसमें क्रांति करेगा इनसे, तब जो आगे वाली स्थिति आएगी वो होगा साम्यवाद, कम्युनिज्म बोलते हैं उसे, जिसमें ना तो कोई मालिक होगा ना मजदूर, सब जो है जितना काम करेंगे उतना उनको मिलेगा। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स की जो थेरीज हैं, उसमें जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। सबका ओवरव्यू हमने दे दिया है आपको। अब हम विशेष एक एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे, है ना। इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अलगाव की संकल्पना, इतने थ्योरीज हैं मार्क्स की। तो इनको हम इसके बाद देखेंगे। इसके बेस का काम हमने कर दिया है आज। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, जितने भी वीडियोस होते हैं तो उनको ऑनलाइन देखा करिए। ठीक है, डाउनलोड मत किया करिए, जिससे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा हमें भी कुछ प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।